हेलो गाइस, वेलकम टू यू। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ये टॉपिक है टॉपिक नंबर 14, इकोसिस्टम पार्ट 9 के बारे में। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में आप दो कंटेंट ही पढ़ेंगे। पहला कंटेंट है फास्फोरस साइकिल और दूसरा कंटेंट है इकोसिस्टम सर्विसेज। देखिए, फास्फोरस साइकिल और इकोसिस्टम सर्विसेज ये कंटेंट जब पढ़ेंगे तो डिटेल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। और ये फास्फोरस साइकिल ये सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, और ये सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइक्लिंग फास्फोरस साइकिल की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इकोसिस्टम सर्विसेज ये अलग कंटेंट है, इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, ये महत्वपूर्ण है नीट के लिए। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। प्यारे दोस्तों, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस एटमॉस्फेयर में नहीं होता, ये सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट होता है। और ये फास्फोरस ये कहाँ पाया जाता है, किसे कहते हैं फास्फोरस साइकिल? फास्फोरस ये रॉक्स में पाया जाता है। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है वहां से फास्फोरस ही निकलता है। तो फास्फोरस साइकिल किसे कहेंगे? तो देखिए, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि फास्फोरस साइकिल साइकिल इज अ बायो जियोकेमिकल प्रोसेस। ये बायो यानी कि लाइफ, जियो यानी कि अर्थ, और ये केमिकल प्रोसेस, बायो जियो केमिकल प्रोसेसेस, ये प्रोसेस है। और दिस फास्फोरस साइकिल इन्वॉल्व करती है, कैसे इन्वॉल्व करती है? साइक्लिक मूवमेंट होती है फास्फोरस की, कैसे? थ्रू द लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर, प्यारे दोस्तों, क्या होता है? लिथोस्फीयर दैट इज द सॉलिड आउटर सरफेस ऑफ अर्थ होता है, वहां से फास्फोरस एक्सट्रैक्ट होता है। और ये अर्थ से हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर में ये इन्वॉल्व होता है, और बाद में बायोस्फीयर में। तो देखिए कि बायोस्फीयर क्या है कि पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये वही बात, डेफिनेशन ऑफ फास्फोरस साइकिल की। आगे देखिए कि फास्फोरस साइकिल क्या है? बायो जियोकेमिकल प्रोसेस है। ये इन्वॉल्व करती है साइक्लिक मूवमेंट इसकी, फास्फोरस की, कैसे? लिथोस्फीयर नंबर 1, हाइड्रोस्फीयर नंबर 2 और बायोस्फीयर में। तो ये डेफिनेशन के बारे में आप अच्छी तरह से सोच ले भाइयों। ये देखिए कि लिथोस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर कि सॉलिड आउटर सरफेस ऑफ अर्थ, और वहां पर ये फास्फोरस पाया जाता है। और ये फास्फोरस का वेदरिंग होता है, और ये फास्फोरस वेदर होके कहाँ आता है? ये हाइड्रोस्फीयर में और बाद में बायोस्फीयर में। तो ये वही बात है, डेफिनेशन। आगे स्टडी करेंगे भाई। यहाँ पर क्या लिखा है फास्फोरस के बारे में? तो फास्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि कंटेंट। ये फास्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट घटक किसका होता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। दोस्तों, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन हर एक ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, उन्हें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में फास्फोरस पाया जाता है। उनका सेल मेम्ब्रेन का उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है सेल, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट द टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल। तो ये सेल मेम्ब्रेन फास्फोरस से बनता है। और देखिए कि ये सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में इसे बनाया था। सभी बायोलॉजिस्ट ने इसे एक्सेप्ट किया था। ये सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो भी होता है तो लिपिड से और प्रोटीन से बनता है, तो लिपोप्रोटीन कहेंगे उसे। तो ये फास्फोरस उनका भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, घटक होता है। और आप देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड, बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड से कौन से होते हैं? आरएनए और डीएनए, इनमें भी फास्फोरस पाया जाता है। एटीपी मॉलिक्यूल ये एनर्जी कैरियर इन ऑल लिविंग थिंग्स में पाया ये होता है। और एटीपी मॉलिक्यूल में भी फास्फोरस होता है फॉस्फेट की फॉर्म में। लिपिड्स में भी फास्फोरस पाया जाता है। और महत्वपूर्ण है ये वर्ड, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में फास्फोरस ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंटेंट है। सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम किसे कहती है? देखिए प्यारे दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उसे जीवित रहने के लिए क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंटेंट ग्लूकोज होना चाहिए। और ये ग्लूकोज में एटीपी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और ग्लूकोज की एंट्री सेल मेम्ब्रेन से होती है किसी भी सेल में। और कहाँ जाता है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल? ये ग्लूकोज, यहाँ पर देखिए कि इस डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एंट्री इस सेल मेम्ब्रेन से होती है। और ये और इनऑर्गेनिक कंटेंट को, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंट्री करता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। वहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उसे ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। और जब ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुवेट बनेगा, तो ये पायरुवेट ये माइटोकॉन्ड्रिया के
मैट्रिक्स में जाएगा, वहां पर टीसीएस साइकिल होगी। ये इसे सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये हुई बात सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो आगे बात करते हैं कि ये फास्फोरस, मेनी एनिमल्स आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज। बहुत सारे एनिमल्स को ये फास्फोरस की अमाउंट लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है। और ये फास्फोरस एलिमेंट क्या बनाता है एनिमल्स में बनाता है, सेल्स बनाता है। यहाँ पर देखिए एक की सेल हो, आप ये कई एक्वेटिक एनिमल्स जो भी होते हैं तो उनकी सेल बनाता है। ये देखिए सेल का पिक्चर। और बोन्स में भी ये फास्फोरस पाया जाता है। और सभी एनिमल के टिप्स में भी ये देखिए कि फास्फोरस पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण लाइन है कि मेनी एनिमल्स आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस एलिमेंट। इसलिए सेल बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए और टिप्स बनाने के लिए। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि ये फास्फोरस नेचुरल रिजर्वायर फास्फोरस का कौन सा होता है कि रॉक्स होते हैं। और देखिए कि रॉक्स विच कंटेन फास्फोरस, रॉक्स में फास्फोरस पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो कैसे, देखिए कि व्हेन रॉक्स आर वेदर, रॉक की वेदरिंग कैसी होगी साथियों, कि वेदरिंग ये प्रोसेस है। वेदरिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रेकडाउन ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। रॉक का ब्रेकडाउन होता है अर्थ की सरफेस, उसे वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं। और ये रॉक वेदर जैसे होते हैं तो माइन्यूट अमाउंट में ये फॉस्फेट डिसॉल्व इन अ सॉइल। देखिए कि ये रेनफॉल हो रहा है और रेनफॉल से वेदर हो रहे हैं, रॉक्स वेदर हो रहे हैं इस पिक्चर में देखिए कि। और ये फॉस्फेट डिसॉल्व इन द सॉइल सॉइल सोल्यूशन में एंड एब्जॉर्ब बाय द, कौन एब्जॉर्ब करते हैं तो ये देखिए कि वेदर रॉक्स का फास्फोरस ये एब्जॉर्ब करते हैं ये प्लांट्स के रूट्स ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। देखिए और इसके बाद क्या होता है कि हर्बीवोरस एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम द प्लांट्स। तो आपकी एनसीईआरटी में एक ये डायग्राम दिया है, ये टॉपिक में पहले देखेंगे कि रॉक्स में फास्फोरस, ये फास्फोरस मिनरल है, रॉक्स में पाया जाता है। और ये रॉक्स का जब वेदरिंग होता है तो उसका सॉइल सॉल्यूशन में वेदर होते हैं, सॉइल सॉल्यूशन बनती है। और सॉइल सॉल्यूशन जब बनता है तो कई फास्फोरस रन ऑफ होता है, बह जाता है। और कई अमाउंट ऑफ फास्फोरस अपटेक करते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट। और जब प्रोड्यूसर ये अपटेक करते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये प्रोड्यूसर से ये फास्फोरस मिलता है कंज्यूमर्स को यानी कि एनिमल्स को। और कई प्रोड्यूसर से जब प्रोड्यूसर्स का डेथ होता है तो ये फास्फोरस प्रोड्यूसर के कई, देखिए प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, तो प्लांट में फास्फोरस की ये ओल्ड एज लीव्स जब फॉल डाउन होती है ग्राउंड के भीतर, ग्राउंड पर, और ये बार्क भी होती है, ये फॉल डाउन होती है, उसे लिटर फॉल कहते हैं। जो भी पीली पत्ती या पकी हुई पत्ती या छाल, उसे बार कहते हैं, ये जमीन पर गिरती है, उसे लिटर फॉल कहते हैं। और लिटर फॉल को ये डिकम्पोजर्स होते हैं कई डेट्रिटस। और ये डेट्रिटस ये कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी होती है। और ये प्रोड्यूसर को खाने वाले कंज्यूमर्स होते हैं। और कंज्यूमर की जब डेथ होती है तो वहां पर भी डेथ होने के बाद डेट्रिटस चेन शुरू होती है, डेट्रिटस डीएफसी शुरू होती है, डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन प्रोड्यूसर जब डेथ होता है प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर्स का, तो ये डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होती है। और ऐसे ये फास्फोरस की साइकिल क्या नेचर में चलती रहती है। देखिए हर्बीवोरस एंड अदर एनिमल ऑब्टेन दिस फास्फोरस एलिमेंट फ्रॉम द प्लांट। हर्बीवोरस यानी कि कंज्यूमर्स कहते हैं। और जब ये कंज्यूमर्स ऑब्टेन करते हैं, हर्बीवोरस यानी कि प्लांट ईटर्स, और एनिमल ऑब्टेन देयर एलिमेंट्स फ्रॉम द प्लांट्स। द वेस्ट प्रोडक्ट्स, देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म। देखिए वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि प्रोड्यूसर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, छाल कहेंगे यानी कि लीव्स कहेंगे, ये यानी कि ये गिरने वाले पत्ते लीव्स, उसे वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ये डिकम्पोज्ड बाय कौन, ये कैसे कौन डिकम्पोज करते हैं, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। देखिए यहाँ डेट्रिटस पर ये डिकम्पोजिशन होता है और यहाँ पर पाए जाते हैं फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और ये रिलीज करते हैं फास्फोरस। तो ये हुई बात रिलीजिंग ऑफ फास्फोरस की। दोस्तों आगे बात करते हैं कि क्या लिखा है, कि आपने इसके पहले वीडियो में कार्बन साइकिल की बात की है। कार्बन साइकिल में पढ़ा है कि अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज। कार्बन साइकिल में रेस्पिरेटरी रिलीज होता है। देख कैसे रेस्पिरेटरी रिलीज होता है दोस्तों, कि देखिए कि 71% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में होता है। और ये ओशन में कई एक्वेटिक
फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, प्लैंक्टन पाए जाते हैं वहाँ अलगी, जैसे ब्राउन अलगी हो या रेड अलगी हो, तो वहाँ से भी ये अलगी क्या करती है, रेस्पायर करती है और रेस्पिरेशन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। प्लांट भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड देती है और कई कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो यही बात क्या कही है यहाँ पर कि अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में फास्फोरस का रिलीज नहीं होता। देखिए, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल? कार्बन और फास्फोरस साइकिल के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं? जी हाँ, अगले नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंस बिटवीन कार्बन और फास्फोरस साइकिल की बात करेंगे दोस्तों, याद रखना मेरे प्यारे भाइयों। अगेन क्या लिखा है कि दी अदर टू मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल। पहला डिफरेंस क्या कहता है कि एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस, एटमॉस्फेयर से फास्फोरस का इनपुट कैसे होता है? रेनफॉल से होता है, क्योंकि रेनफॉल से ये रॉक्स वेदर होते हैं, रॉक्स में ये फास्फोरस पाया जाता है और ये वेदरिंग इज मच स्मॉलर होता है। लेकिन कार्बन का इनपुट की जब बात करते हैं, कार्बन का इनपुट इस पिक्चर में देखिए कि कार्बन का इनपुट जो होता है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन का इनपुट क्या कैसा होता है? ये गैसियस एक्सचेंज है कार्बन का, ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये निग्लिजिबल होता है। फास्फोरस का जो भी इनपुट होता है कार्बन का ज्यादा होता है, लेकिन फास्फोरस का कम होता है। यही बात सेकंड डिफरेंस में कही। आगे देखेंगे कि फास्फोरस साइकिल ये टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम पर पाई जाती है, याद रखना भाइयों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की डिफरेंस बिटवीन कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। ये डिफरेंस आपको थ्योरी एग्जाम में पूछेंगे बोर्ड की। तो देखिए, कार्बन साइकिल ये गैसियस साइकिल होती है और फास्फोरस साइकिल दूसरा डिफरेंस है सेडिमेंट्री होती है। कार्बन साइकिल मेजर रिजर्वायर होता है कार्बन का एटमॉस्फेयर, ओशन और फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन फास्फोरस का मेन रिजर्वायर होता है फास्फोरस का फॉस्फेट, कहां पर? रॉक्स में, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। कार्बन साइकिल का थर्ड डिफरेंस है रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कौन करते हैं? एनिमल्स करते हैं, कहां? एटमॉस्फेयर में। लेकिन फास्फोरस साइकिल में कोई भी रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता बाय एनिमल्स इन द एटमॉस्फेयर। फोर्थ डिफरेंस है कार्बन साइकिल की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का इनपुट ये हायर होता है, कैसे? थ्रू रेनफॉल। और एटमॉस्फेरिक इनपुट फास्फोरस का लेस होता है, नेग्लिजिबल होता है। फिफ्थ डिफरेंस देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जो भी बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में होता है कार्बन साइकिल में, ये हायर होता है, ज्यादा होता है बहुत। लेकिन फास्फोरस साइकिल में देयर इज नो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, जो भी होगा वो निग्लिजिबल होगा। तो ये डिफरेंस की यहाँ पर हुई है चर्चा। तो इस डिफरेंस को आप अच्छी तरह से याद कर ले दोस्तों। आगे बात करते हैं भाइयों की इकोसिस्टम सर्विसेज के दूसरा कंटेंट है। पहला फास्फोरस कंटेंट की बात की है आपने, इकोसिस्टम सर्विसेज की। तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं भाइयों? आपने इसके कई पहले वीडियो में पढ़ लिया कि इकोसिस्टम ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी का होता है। इकोलॉजी ब्रॉड है, लेकिन इकोलॉजी का एक इकोसिस्टम पार्ट है। तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी किसे कहते हैं? डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का जो भी ग्रुप होता है, प्लांट्स हो या एनिमल की स्पीसीज, तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। और ये कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है विद ईच अदर, प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज इंटरेक्ट करती है उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम ये इकोलॉजी की स्मॉल ब्रांच है, याद रखना। और इनकी सर्विस ह्यूमन के लिए मिलती है। कैसे? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हेल्दी इकोसिस्टम की बात करें। हेल्दी इकोसिस्टम यानी कि सभी ठीक ठाक होना इकोसिस्टम के अंदर। जो भी इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करती है अच्छी तरह से सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, उसे हेल्दी इकोसिस्टम कहते हैं। और ये हेल्दी इकोसिस्टम क्या लिखा है कि आर द बेस ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। ये लाइन बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी आस्थाएं हो या ये आर्थिक ये इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल और एस्थेटिक गुड्स हो और सर्विस हो, तो इसे ये हेल्दी इकोसिस्टम कहते हैं। और हेल्दी इकोसिस्टम ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए कई प्रोविजंस करती है, सपोर्ट करती है। रेगुलेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं हेल्दी इकोसिस्टम में और कल्चरल भी फैक्टर्स पाए जाते हैं। देखिए कि जितने भी इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स होते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड, उसे इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं। तो ये वही बात इकोसिस्टम सर्विसेज की।
इकोसिस्टम सर्विस में, हेल्दी इकोसिस्टम सर्विस में हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम पाई जाती है। यदि हेल्दी फॉरेस्ट होते हैं तो फॉरेस्ट प्यूरिफाई करते हैं एयर को एंड वाटर को भी, और मैजिटेट यानी कि रिड्यूस करते हैं। धरती पर कहीं ड्रॉट्स आते हैं और फ्लड्स आते हैं, तो यदि हेल्दी इकोसिस्टम पाई जाती है तो ये ड्रॉट्स और ये फ्लड्स यानी कि अकाल और ये कई फ्लड्स, महापुर कहेंगे, ये कम हो गए यदि हेल्दी इकोसिस्टम धरती पर पाई जाती है। दूसरा लिखा है कि यदि हेल्दी इकोसिस्टम में साइकिल न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होगी, फास्फोरस और सल्फर ये न्यूट्रिएंट होते हैं, और गैसियस न्यूट्रिएंट भी अच्छी तरह से, कार्बन हो या कोई दूसरा ऑक्सीजन हो, उनकी साइकिल भी अच्छी तरह से चलेगी। और हेल्दी इकोसिस्टम जनरेट करती है फर्टाइल सॉइल, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन ये सपोर्टिव है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सपोर्टिव है, और हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जितने भी वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके लिए घर बनाती है हेल्दी इकोसिस्टम। दोस्तों, हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करती है बायोडायवर्सिटी। साथियों, बायोडायवर्सिटी की आगे बात करेंगे तो आप जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज होगी प्लांट्स की और एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इनका मेंटेन होना, और हेल्दी इकोसिस्टम पॉलिनेट करेगी क्रॉप्स को। यदि पॉलिनेशन नहीं होता तो आपको फूड नहीं मिलेगा, तो महत्वपूर्ण है हेल्दी इकोसिस्टम होना। पॉलिनेशन ये रेगुलेटिंग फैक्टर होता है इकोसिस्टम सर्विस का। और हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, ये महत्वपूर्ण कार्बन होता है सभी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है कार्बन। ये प्रोवाइड स्टोरेज कहेंगे, ये भी आपको क्या कहेंगे उससे कि ये आपको सपोर्टिंग है। और हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है एस्थेटिक और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वैल्यू। जितने भी ह्यूमन जो भी रिलीजियस होता है, कई एस्थेटिक और कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यू हेल्दी इकोसिस्टम में पाई जाती है। इंस्पायरेशन मिलता है इकोसिस्टम से, रिक्रिएशन मिलता है, कई एजुकेशन भी मिलता है। तो ये हुई बात हेल्दी इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंस फैक्टर्स की। आगे बात करते हैं कि दोस्तों की क्या लिखा है, दो द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज। इकोसिस्टम में जितने भी सर्विस मिलती है हेल्दी इकोसिस्टम में, दो वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडायवर्सिटी। साथियों, बायोडायवर्सिटी एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए दिया है। बायोडायवर्सिटी यानी कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कहेंगे, और बायोडायवर्सिटी रेफर्स करती है वैरायटी ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन द अर्थ। कौन से लाइफ अर्थ पर फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, एल्गी जैसे, एज वेल एज ये कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीसीज, जो भी स्पीसीज प्लांट्स की और एनिमल्स की होती है वो भी पाई जाती है, और इससे जो भी जिस हैबिटेट में रहते हैं उसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी की अगेन आप डेफिनेशन जान ले कि बायोडायवर्सिटी यानी कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। यहाँ पर ये देखिए कि बायोडायवर्सिटी वर्ड लिखा है, ये रेफर करती है वैरायटी ऑफ लाइफ दैट कैन फाउंड ऑन द अर्थ, और ये वैरायटी ऑफ लाइफ प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एज वेल एज कम्युनिटीज, प्लांट और एनिमल स्पीशीज दैट दे फॉर्म्ड एंड द हैबिटेट्स इन विच दे लिव, उसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और ये देखिए वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडायवर्सिटी दैट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन करने के लिए डिफिकल्ट होता है, और इट सीम रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडायवर्सिटी शुड कैरी 50 प्राइस टैग। देखिए, बायोडायवर्सिटी की कीमत आप कर नहीं सकते, और जो भी कीमत होगी तो हिफ्टी होगी, ये आप इमेजिन के बाहर होगी। लेकिन दोस्तों कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ये देखिए, ये आपको ये बायोलॉजिस्ट है, बायोडायवर्सिटी का इकोलॉजिस्ट है, ये स्टडी करने वाले रॉबर्ट कॉन्टेजा, और इनके कलीग्स यानी कि उनके साथियों ने वेरी रिसेंटली ट्राई टू पुट अ प्राइस टैग, यानी कि बायोडायवर्सिटी की प्राइस टैग की अनुमान लगाने का प्रयास किया है नेचर्स ने। लाइफ सपोर्ट सर्विस है ये बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम के अंदर। तो देखिए, इनके रिसर्चर्स, ये भी रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग, ये रिसर्चर संशोधक होते है, और इन्होंने पुट एन एवरेज प्राइस टैग, ये बायोडायवर्सिटी का प्राइस टैग उन्होंने कितना अनुमान लगाया है कि $US में 33 ट्रिलियन इन ईयर, हर एक ईयर में 33 ट्रिलियन $US ये प्राइस उन्होंने माना है। और ये फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विस की बात की है 1 ईयर की, और विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। देखिए कि आप बायोडायवर्सिटी की प्राइस तो $33 ट्रिलियन है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग के अनुमान अनुसार, लेकिन आप उन बायोडायवर्सिटी की प्राइस टैग का महत्व नहीं समझते। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा आप ये मानते हैं, क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी आपको यूज करने के लिए फ्री में मिलती है। प्यारे दोस्तों कि दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यूएबल ऑफ अ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसे GNP कहते हैं।
ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। टोटल कितना होता है ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यूएस डॉलर की बात करते हैं तो 18 ट्रिलियन होता है। उससे भी डबल अमाउंट में ये बायोडाइवर्सिटी की प्राइस ये रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके ये कलीग्स में मानी है। हर एक ईयर में पूरे ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जितने भी कंट्री पाए जाते हैं धरती पर, उनका ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना होता है 18 ट्रिलियन। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी की प्राइस टैग की बात करते हैं तो 33 ट्रिलियन इन अ ईयर होता है। देखिए जीएनपी यानी कि ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं भाइयों? ये जीएनपी की यहाँ पर बात करते हैं, ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड, जितना फिनिश्ड गुड यानी कि तैयार या निर्मित माल, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज सिटीजन, किसी भी कंट्री के सिटीजन ने जितना भी तैयार या निर्मित माल किया है उनकी सर्विस काउंट कहेंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो भी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर होता है यानी कि 12 मंथ का, और टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स यानी कि तैयार माल और उनकी सर्विस जो भी प्रोड्यूस की है कंट्रीज के सिटीजन ने गिवन फाइनेंशियल ईयर को, तो उसे क्या कहेंगे? जीएनपी यानी कि ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हर एक पूरे विश्व का 18 ट्रिलियन उससे ट्वाइस अमाउंट में, नियर अबाउट ट्वाइस अमाउंट में क्या होती है कि हेप्टी प्राइस होती है बायोडाइवर्सिटी की। आगे बात करेंगे कि आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम, धरती पर पाए जाने वाले जितने भी इकोसिस्टम, फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड हो या डेजर्ट, कोई भी इकोसिस्टम सर्विसेज में यहाँ पर देखेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%, 33% में सॉइल फॉर्मेशन जो भी ये मिट्टी बनती है तो उनका 50% अमाउंट होता है। और आगे बात करते हैं कि रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इनकी अमाउंट कितनी होती है? 33 यूएस डॉलर से 10% पाई जाती है। देखिए प्यारे दोस्तों कि क्लाइमेट रेगुलेशन, जो भी क्लाइमेट का रेगुलेशन करता है ये बायोडाइवर्सिटी, और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ कहेंगे उसे, तो क्लाइमेट रेगुलेशन और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ का ये कितना होता है? 6% ईच ऑफ इट। क्लाइमेट रेगुलेशन 6%, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ 6% ये होता है। तो ये हुई बात प्यारे दोस्तों कि इसकी हेप्टी प्राइस टैग या भी वैल्यू ऑफ सच सर्विस बायोडाइवर्सिटी जो भी होती है, रॉबर्ट कॉन्टाजा ने माना है कि यूएस 33 ट्रिलियन डॉलर्स इन ईयर होती है। ये फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विस कहेंगे उसे। और आप लोग, ह्यूमन जैसे लोग, ये क्या करते हैं? घर की मुर्गी का महत्व नहीं समझते इस बायोडाइवर्सिटी का। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आप अच्छी तरह से स्टडी करें, इस वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।